तो यूपीएससी की तरह डीप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीपीसीएस, क्योंकि यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जैसा सीन नहीं है। लेकिन पढ़ने पढ़ाने के अनुभव से मुझे लगता है कुछ टर्म्स लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको मैं करवा देता हूँ, ताकि अगर उससे रिलेटेड या उसके आसपास किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट पूछा जाए या टर्म्स पूछे जाएं तो आप कर सको। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से इंटरेक्शन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे दोस्त की तरह मिलेगा या दुश्मन की तरह मिलेगा, या तो फिर आपको इग्नोर कर देगा अगर आप ऐसे व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर इग्नोर नहीं कर पाया तो या तो आपका फायदा कराएगा या खुद का फायदा करेगा, या तो आपका नुकसान कराएगा या खुद का नुकसान करेगा। तो इसी में पहला जो है वह है पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी कि अच्छे तरह से मिलना। कैसे मिलना, उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कि भाई दो लोग मिल रहे हैं, दोनों का लाभ हो रहा है। मैंडेटरीली नहीं है मिलना, जहां मैंडेटरीली मिलना है कि भाई एक दूसरे के बगैर चलेगा ही नहीं, अ, मर जाएंगे जी, है ना, कूद जाएंगे, फान जाएंगे, वो सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है। लेकिन म्यूचुअलिज्म में जैसे ये क्रोकोडाइल और बर्ड है, अब बर्ड क्या करती है, इस क्रोकोडाइल के मुंह में घुस जाती है। ये देखो घुस गई ना, देख रहे हो, और घुस गई और क्या किया, उसको मंजन करा रही है, उसको दांत साफ कर रही है, और इसी बहाने उसका दांत साफ हो गया। और बर्ड्स को कुछ तो भी इसने खाया हुआ होगा, चिकन मटन जो भी खाया होगा समुद्र में, पानी में, वो मिल गया इसको। तो इसका भी भला, इसका भी भला, ये है क्या, म्यूचुअलिज्म। ऐसे ही जो फंगस है वो मॉइस्चर देता है, मिनरल देता है और संरक्षण देता है, इसको एल्गी को। और एल्गी क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है, उसके लिए फूड तैयार करता है। ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो वहाँ जो ग्रीन एल्गी होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है और बदले में उनको कोरल जो है घर प्रोवाइड करता है। तो वो सिम्बायोटिक है। उसमें अगर कोरल नहीं रहेगा तो एल्गी नहीं रह पाएंगे, और एल्गी नहीं रहेगा तो कोरल नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर। बट यहाँ मरेंगे नहीं। तो जीवन में संबंध ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। प्रेम हो पर आसक्ति ना हो, आसक्ति है तो फिर बर्बादी है। कमेंसलिज्म, ये पॉजिटिव रिलेशन ये भी है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक मैंने डायग्राम भी यहाँ पे डाला है ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा, भूल गया क्या। कमेंसलिज्म में क्या है, एक का फायदा होगा और दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने देखा था म्यूचुअलिज्म में एक का फायदा दूसरे का भी फायदा। यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म में एक का फायदा दूसरे का भी फायदा, कमेंसलिज्म में एक का फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे मान लो एक मछली है और वो क्या करती है, यहाँ पे देखो, रेमोरा नाम की फिश है, ठीक, और ये शार्क के ऊपर बैठ गई। अब शार्क के ऊपर बैठ गई और शार्क क्या करती है, पानी में बड़ी तेजी के साथ जाती है, बहुत तेजी से चलती है। ये बेचारी इतनी दूर तक नहीं जा सकती, तो इसी के बहाने इसने फ्री ट्रेवल कर लिया, बिना टिकट के इसने यात्रा कर ली समुद्र में। तो रेमोरा फिश का क्या हुआ, फायदा हो गया। शार्क को इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक ट्रक है, उसके पीछे तुम लटक गए और तुमने किलोमीटर की यात्रा कर ली, उससे ट्रक को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो ऐसे जीवन में कहा जाता है कि भाई बनना है तो बरगद बनो, कई लोग तुम्हारे छांव में आश्रय पा सके। तो ठूठ खड़े रहने से कुछ होता नहीं। तो इसमें ये कमेंसलिज्म है, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो रहा था। नेगेटिव, नकारात्मक संबंध कैसे होते हैं, एमेंसलिज्म बोलते हैं इसको। ध्यान कैसे रखोगे, ए से एंटी, कहता है कि दो स्पीसीज हैं, एक को नुकसान होता है और दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये वन साइडेड लव जैसा है, ठीक, तुम जान दे देते हो और उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन ही हुआ। एल्गल ब्लूम है, बहुत ज्यादा, भी आगे एल्गल ब्लूम पढ़ाएंगे। एल्गल ब्लूम हुआ, बहुत ज्यादा केमिकल, टॉक्सिक केमिकल निकले, बीओडी बहुत बढ़ गया। मतलब कि अब चलो एल्गल ब्लूम बाद में पढ़ाना है, पर यही बता देता हूँ कि यार ये है मिट्टी, खूब सारा खाद पानी डाला तुमने, बारिश हुई, सब मिल गया उसमें, केमिकल, गंदगी, सब फर्टिलाइजर्स, वो वाटर बॉडी में गया। वाटर बॉडी में इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट गया कि वहां पे जो एल्गी वगैरह थे वो ब्लूम ब्लूम हो गए, बूम बूम हो गए।
फिर उसमें से क्या निकला, उनके केमिकल, उनके रंग, और जिसे रेड टाइड कहते हैं। और जब वो निकला केमिकल तो क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन को कम कर दिया। ऑक्सीजन जैसे कम होगा वैसे ही डिमांड ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये टर्मिनोलॉजी है बीओडी और सीओडी का। तो जैसे ही ऑक्सीजन की इसमें कमी होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से लेकर के बाकी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ज़्यादा जब रैपिड रिएक्शन होने लगेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगेगी। मार्केट में जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है, तो बीओडी हो गया बढ़। और बीओडी बढ़ने की वजह से मतलब यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो फिश जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी, इस केमिकल की वजह से भी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। एल्गल ब्लूम यानी कि एल्गी तो फर्क कुछ उसको पड़ा नहीं, लेकिन मछली की जान चली गई। पैरासाइटिज्म, तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है ना मित्र, हम्म, तो इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होता है, ढेर सारे पैरासाइट्स चिपके रहते हैं। जो कुछ भी तुम खाते हो आंत वात में वो चिपके रहते हैं, इसलिए बचपन में कहा जाता है कि हाथ वाथ साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो आंत वगैरह में अगर पैरासाइट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो आपका वेट नहीं बढ़ता है, आपका बहुत कुछ लोगों को देखा होगा बहुत खाते हैं, भर के भात बहादुर होते हैं, लेकिन उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है ना, जैसे तार बिजली से पतले हमारे पिए रह जाते हैं। तो उसका कारण होता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है बचपन में पैरासाइट वगैरह की वजह से, इसीलिए छोटे बच्चों को हर 15-15 दिन में या एक महीने में अल्बेंडाजॉल वगैरह दिया जाता है, ताकि वो अ, उनका डिवर्मिफिकेशन हो सके। तो ये तुम्हारी हाथ में समझ लो चिपका हुआ है पैरासाइट, और तो तुम्हारी हाथ में थोड़ा बहुत कुछ खा रहा है, उससे तुम्हारा कुछ खास नुकसान नहीं होगा, या कई बार नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है अ ट्रू पैरासाइट द ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट सेल्डम किल्स इट। कई बार होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट को क्या कहेंगे हिंदी में, अक्सर हम मजाक में कहते हैं ना पैरासाइट हो गया है, मतलब कि परजीवी, हाँ हाँ, दूसरों पे निर्भर रहने वाला। तो कई बार नुकसान नहीं पहुंचाता है, कई बार नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो रिलेशन कैसे होगा, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को या तो फर्क नहीं पड़ रहा है, या एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो जा रहा है, इस टाइप का रिलेशन होता है इनका। अब इसमें ज्यादा लंबा घुसने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा था, आगे आएगा भी इसमें, कि बेंथिक एनिमल जो है, और उसके अलावा एक है लोटिक और एक लेंटिक, आगे आएगा, तो ये दो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। बेंथिक एनिमल, द एनिमल दैट लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी आर बेंथिक एनिमल। आप देखो अक्सर नेशनल ज्योग्राफी वगैरह अगर देखते हो आप, तो उसमें अक्सर समुद्र के नीचे जो है, एक होता है फोटुक जोन और एक होता है एफोटिक जोन। सिंपल है यार, फोटिक मतलब फोटान, जहाँ पे लाइट आ रही है वो हो जाएगा फोटिक जोन, जहाँ तक लाइट आती है कुछ 100 मीटर तक ही लाइट आ सकती है समुद्र में पानी में, तो हो जाता है फोटिक जोन। अधिकतर जो जीव जंतु हैं, अधिकतर जो फ्लोरा फोना है वहीं तक ही पाए जाते हैं। उसके नीचे एफोटिक जोन है, अंधेरा है, वहाँ कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पानी के नीचे होते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, और ऐसे ही एनिमल को जो पानी में बहुत नीचे पाए जाते हैं, बॉटम पे बिल्कुल पाए जाते हैं, तली पे पाए जाते हैं, बिल्कुल सरफेस पे पाए जाते हैं, उनको कहते हैं बेंथिक एनिमल। उनको क्या कहते हैं, बेंथिक एनिमल। ऐसे कहते हैं एनिमल दैट लिव ऑन द सी फ्लोर पे जो बिल्कुल नीचे रहते हैं, आर कॉल्ड बेंथोज। बीनीथ वगैरह सुना होगा ना, नीचे तो बिल्कुल बेंथोज। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लैक अ बैकबोन एंड आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट। टिपिकल बेंथिक इनवर्टेब्रेट इंक्लूड सी एनेमोन्स, स्पॉन्ज, कोरल, सी स्टार्स, सी, जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो, जो बॉटम पे है वो हो गया बेंथोज, जो बॉटम पे हो क्या हो गया बेंथोज। बायोम, इसके बारे में खूब पूछता रहता है, बायोम क्या है। तो सिंपल है यार, बायोम मतलब सिंपल क्या है ना, कि एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ा सा घर, जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के वनस्पति यानी कि वेजिटेशन, कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो हो जाता है बायोम। बायोम कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे जैसे होता है ना कि आपने अलग अलग टाइप का घर बना लिया, अलग अलग टाइप का मोहल्ला हो गया, तो इस मोहल्ले में इस जाति के लोग रहते हैं, इस धर्म के लोग रहते हैं, गेटवाइजेशन हो जाता है ना। वैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में एक विशेष प्रकार की वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उनका जलवायु एक विशेष प्रकार का है, क्लाइमेट अलग है, और ऐसे अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये बायोम कहलाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा है भाई, बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और डाइवर्स वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का बायोम। ऐसे रेगिस्तान है, इसमें भाई बारिश कम होती है, सब सूखा सूखा है, और टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत है, तो एक अलग टाइप का बायोम हो गया। ऐसे ही शीतोष्ण वन है, घास का मैदान है, टैगा है, टुंड्रा है, मैंग्रोव, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही होगे। स्लाइड शेयर कर दूंगा, देख लेना, एक एक लाइन है, बहुत आसान है ना, अननेसेसरी टाइम क्यों बढ़ाना इसमें। इकोटोन एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है, यूपीएससी ने तो भर भर के इस पे पूछा है सवाल, और एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इकोटोन मतलब क्या, देखो,
ट्रांजिशन फेज में जो भी है उसका जीवन या तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। यहाँ पे उसका जीवन बन जाता है। ठीक है। जो ट्रांजिशन फेज में जो संक्रमण काल में लोग होते हैं वो ज़्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं, ज़्यादा बेशरम हो जाते हैं। ठीक। बॉर्डर पे रहने वाले लोग अक्सर देखो बंकर में घुस जाते हैं, मस्त अपना उनकी लड़ाकूपना हो जाती है, हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही ट्रांजिशन फेज में वो 17 साल 19 साल ये 16 की आयु है, वो क्या है कि बचपन का अपकर्ष तो यौवन का उत्कर्ष। तो वो भी ट्रांजिशन फेज है कि भाई 16-17 की उम्र में आप किसी की नहीं सुनते, किसी के बाप से नहीं डरते हैं आप। तो इकोटोन में भी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। 16-17 में जो आप कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते आप। लेकिन तब आपको पता ही नहीं होता था क्या करना है। ये मान लो ज़मीन है और ये मान लो पानी है, समंदर है, नदी है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं ना, ज़मीन और पानी यानी कि लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये एरिया इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा कि यहाँ भर-भर के जीव-जंतु, वेजिटेशन सब होंगे। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, इधर लैंड है, इधर पूरा पानी है, इस बीच में मार्सी एरिया, दलदली एरिया है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी होती है। ऐसे और भी हो सकता है, रेगिस्तान है एक तरफ बिल्कुल ज़मीन है, तो वहाँ भी बीच में भी उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन शायद यूपीपीसीएस ने ही पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? ओपन सी में, खुले समंदर में, रिवर में, या एक मार्सी एरिया में, या फिर ऐसे कुछ इकोटोन वगैरह था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी मित्र, वो ऐसी एरिया की होगी। खुले समंदर का कैसे है ना कि बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा जंतु हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो डाइवर्सिटी भी कम हो जाती है और जीव जंतु का कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इकोटोन कैसा एरिया है? जोन ऑफ द जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, दो या दो से अधिक विविध यानी कि डाइवर्स जो इकोसिस्टम है, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनके बीच का जो ट्रांजिशन जो एरिया है, यानी संक्रमण जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, वो कहलाता है क्या? इकोटोन। और उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भर भर के स्पीसीज होते हैं वहाँ पे, जैसे कि एस्चुरी है, जैसे कि ग्रासलैंड है। इकोलॉजिकल नीचे, अब इकोलॉजिकल नीड के बारे में कहा जाता है, एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि क्या दो विभिन्न स्पीसीज का सेम इकोलॉजिकल नीड हो सकता है? तो उसका जवाब था नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जैसे लेमन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो सौतन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, वैसे ही कुछ है। एक ही रिसोर्स पे दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती, है ना। तो जो सारा झगड़ा है इस पूरी दुनिया में, एग्जिस्टेंस में, नेचर में, वो सब रिसोर्स को लेकर है। एक कास्ट दूसरी कास्ट से घृणा की हद तक अगर लड़ाई करती है तो वो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अगर लड़ाई करती है तो रिसोर्स की वजह से ही है। अभी दो चार धरती बराबर जगह होती, रिसोर्सेज भरपूर होती, कोई किसी से नहीं लड़ता, ऐसे परिवार में भी डिवीजन हो जाता है। तो इकोलॉजिकल नीक का मतलब ये है कि भाई एक जो स्पीसी है उसका एक काम है और एक पर्टिकुलर जगह में वो रहती है, दूसरी स्पीसी उसका दूसरा काम है, वो दूसरी पर्टिकुलर जगह में रहती है। इन दोनों के हैबिटाट से लेकर के फूड तक डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते, सेम हो ही नहीं सकते, लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए एक पेड़ है, बरगद है, ये बरगद है, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है। अब बरगद के टहनी पे बंदर बैठा है, उसके अंदर घुघुओं ने घोंसला बना के रखा है, भालू आके अपनी पीठ खुजला रहा है यहाँ पे, और यहाँ बकरी सुस्ता रही है। तो इसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग और अलग अलग प्रकार के लोग निर्भर हैं। ठीक है। अगर अभी यही चिड़िया, खरगोश, बकरी, भालू और तुम और मैं सब इसी डाल पे बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा। कुछ डाल पे बैठ करके फल खा रहे हैं, कुछ उसके पत्ते पे बैठ के कीड़े खा रहे हैं, कुछ नीचे उसके जो कुछ गिरा हुआ है ऐसे न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, कुछ लोग छांव सुस्ता रहे हैं। तो उन सब के नीचे अलग अलग। और ये वही तो कह रहा है कि जो अलग अलग स्पीसीज होती है ना मित्र, उनकी हैबिटाट अलग अलग होते हैं, उनके फूड के रिसोर्सेस अलग अलग होते हैं। और अगर हर कोई फूड के लिए ही किसी इकोलॉजिकल सिस्टम पे निर्भर है तो भी वो अलग अलग प्रकार की चीजें खाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये पानी है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है सपोज। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम पे ये फ्लेमिंगो, ये डक, ये ओक, ये एस्टर पे सवाल पूछा जा चुका है, ये प्लोवर्स, हर कोई निर्भर है। लेकिन ये निर्भर होते हुए भी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज खा रहे हैं, ये अलग अलग चीजें खा रहे हैं। एक ही चीज खाते तो बेचारे मर जाते, बचते ही नहीं, क्योंकि रिसोर्स ही नहीं बचता। फ्लेमिंगो क्या खा रहा है? फ्लेमिंगो यहाँ कहीं पे कीचड़ में भी तो भी जो है अपने ट्रोट से कुछ तो भी ये सब खा रहा है ना, जो भी है। यहाँ पे ये जो डक है ये कुछ और खा रहा है, ये एवेसेट ये कुछ और खा रहा है, ये ओएस्टर कुछ और खा रहा है, ये कुछ और खा रहा है। अब समराइज करता हूँ।
क्या कहता है, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिटाट इज रिफर टू एज निकी इन कॉमन हैबिटाट। मतलब सिंपल है, एक स्पीसी कौन सा काम करेगा, कहाँ रहेगा, ये उसका कहलाता है इकोलॉजिकल निकी। ठीक, नेचर में अलग अलग जो है स्पीसीज हैं वो एक ही हैबिटाट में रहते हैं, लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं, सेम काम नहीं कर सकते, सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक, सवाल कैसे पूछेगा जो यूपीएससी पूछ चुका है वही मैं भी कह देता हूँ, क्या अलग अलग स्पीसीज का सेम इकोलॉजिकल नीचे होता है? जवाब है नहीं। ये है मुख्य सवाल। अब एनवायरमेंट ठीक से पढ़ाना होता तो पढ़ाते, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। एज इफेक्ट एज स्पीसीज, शॉर्ट में अगर इसको बोलूँ तो क्या बोलूँ कि भाई कोई पॉपुलेशन है, कोई कम्युनिटी है, कहीं पे भी है, अब वहाँ पे क्या है, मान लो इकोटोन ही है जहाँ पे बहुत ज्यादा भर भर के स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे कोई तो भी ऐसी स्पीसीज होगी, कोई भी ऐसी जीव जंतु होगी जो ज्यादा संख्या में होगी। अब ज्यादा संख्या में होगी तो उसको बढ़त हासिल होगी। बढ़त को ही हिंदी हिंदी में बढ़त को अंग्रेजी में कहते हैं एज, उसको एज हासिल होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ले लूं तो भारत में ही ले लो कि एक गांव है, एक गांव में 100 लोग रहते हैं। अब इन 100 लोगों में 20 लोग एक जाति के, 30 लोग एक जाति के, लेकिन 50 लोग एक पर्टिकुलर जाति के हैं। तो इस पूरे गांव में जो दबदबा होगा, हर छोटी मोटी बात पे लाठी निकाल लेते हैं, ये हैं कौन लोग? एज स्पीसीज है। ठीक है, उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। अभी पाकिस्तान में देख लो, हाँ बांग्लादेश में देख लो, है ना, क्या चल रहा है। मतलब आई रियली क्राई कि भाई ऐसे होना नहीं चाहिए था। मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म, बट कैसे 1974 में, सॉरी 41 में, 1941 में 28% पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, 1974 में 13.5%, एंड नाउ इट्स 7 पॉइंट समथिंग परसेंट, 8% के आसपास। दिस इज द ग्राफ, स्टिल परसिक्यूशन कंटिन्यूज। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डेमोग्राफी अगर इम्बैलेंस होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, बट ऑल अबाउट सर्वाइवल, है ना। क्योंकि इंसान का इतिहास और सभ्यता उसकी युद्ध की सभ्यता रही है। इंसान शांति की सभ्यता कभी रही ही नहीं, इंसान ने सिर्फ युद्ध किए। अब अगला जो टर्म है वो है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन मिलते जुलते टर्म लग रहे होंगे, इनमें कुछ अंतर भी है। मैं आपको सिंपली समझा दूं ऐसे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है मित्र? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या? एक्यूमुलेट, इकट्ठा करो। मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ाओ। ठीक, ओके। करना कैसे? कुछ नहीं, ये पानी था, पानी में क्या हुआ, आपने पेस्टिसाइड यहाँ डाला था अपने खेत में, ये आपका खेत है यहाँ पे, है ना। इस खेत में आपने तो भी एंड्रिन एल्ड्रिन वगैरह छिड़का था यहाँ पे, और पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव किया, और ये पानी में बह करके यहाँ चला गया। इसको फाइटो प्लैंकटन ने अपने एग्जिस्टेंस में ले लिया, उसके भीतर ये चला गया पेस्टिसाइड। अब ये एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे। लेकिन ये मान लो फाइटोप्लैंक्टन जो है, एक फाइटोप्लैंक्टन में एक यूनिट पेस्टिसाइड गया। अब जू प्लैंक्टन ने क्या किया, ऐसे 100 फाइटोप्लैंक्टन को खाया। ऐसे कितने फाइटोप्लैंक्टन को खाया? 100। ठीक, फिश ने क्या किया, ऐसे 100 जू प्लैंक्टन को खाया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एक यूनिट था एक स्पीसी में, लेकिन ये 100 स्पीसीज को खा करके 100 यूनिट के बराबर पेस्टिसाइड इसके पेट में चला गया। ऐसे फिश ने क्या किया, 100 जू प्लैंक्टन को खाया, तो 100 यूनिट यहाँ का पेस्टिसाइड इंटू 100 यूनिट, तो कितना, 100 इंटू 100 कितना होता है? 10,000 ना। 10,000 यूनिट के बराबर पेस्टिसाइड इसके भीतर पेट में चला गया। ऐसे ही फिर 10,000 यहाँ था, इनको मैमल ने खाया, मान लो हिरन ने खा लिया, और उसको बाघ ने खा लिया, या इंसानों ने खा लिया। तो ये कंसंट्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। मतलब कि यहाँ कुछ था, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा। तो ये हुआ बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, और चूंकि फूड चेन के ऊपर, जैसे जैसे आप फूड चेन में जाते जाते हो ऊपर की तरफ, वैसे वैसे इसकी मात्रा कंसंट्रेट होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो बढ़ने को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। इकट्ठा भी हो रहा है, इकट्ठा भी हो रहा है, एक तमाम पेस्टिसाइड जो बिखरा हुआ है, तो ये हो गया एक्यूमुलेशन। और वो बढ़ भी रहा है कंसंट्रेशन में भी और मात्रा में भी, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जनरली एक दूसरे के लिए यूज होता है, बट एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब जो भी केमिकल है, जो भी पेस्टिसाइड है, जो भी पोल्यूटेंट है, वो इकट्ठा हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। मैग्निफिकेशन मतलब वो बढ़ भी रहा है, तो इकट्ठा भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। ये मैं डाल दिया, देख लेना एक बार ठीक से, और ये इनमें डिफरेंस भी है, डाल दिया, ये भी देख लेना। एक और टर्म यूज होता है बहुत ज्यादा आजकल, वो है बायो रेमेडिएशन। ये सब जो टर्मिनोलॉजी लिए है, वैसे तो बहुत 100-150 के आसपास शॉर्ट लिस्ट किया था मैंने,
बट 15-20 ही 10-15 ही बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना अगर आएगा भी तो यहीं सब आएगा। 2018 का एक क्वेश्चन में देख रहा था, कुछ इनकार्सिनेशन करके कुछ उसने पूछा था कि कुछ ये है पोल्यूटेंट के रिमेडिएशन का, पोल्यूशन के रिमेडिएशन का जो टाइप है, उसमें तो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन डाला था यूपीपीसीएस ने। तो ऐसी चीज़ें वो पूछता रहता है, सस्ती चीज़ें। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं डाल दे रहा हूँ, अगर उसमें कुछ आ भी गया तो एलिमिनेट कर लेना, कितना समय लगेगा आपका। बायो रिमेडिएशन तो सिंपल सी बात है, बायो का मतलब क्या है, जियो, रिमेडिएशन का मतलब उनका उपचार कर दो, यानी गंदगी जहाँ होगी, जहाँ बीमारी होगी वहीं आप उपचार करोगे। लेकिन ये उपचार किसकी सहायता से होगा, जीव जंतु की सहायता से होगा। हाँ? तो सीधा सा मतलब ऐसे है कि ये मान लो तालाब है, इस तालाब में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया और ढेर सारे टाइप के पोल्यूटेंट आ गए। अब तो मैंने यहाँ तक सुना है कि ये जो पोल्यूटेंट है उसमें जो भारी हैवी मेटल जिसको बोलते हैं, सीसा है, लेड है, कैडमियम है। एक कोई पौधे का नाम 2 साल 3 साल पहले बड़ा चर्चा में था कि उस पौधे की यहाँ पे उसको उगाया जा रहा है, और कुछ पौधे को तो नाव में, ऐसे होता है नाव टाइप का, उसमें नीचे छेद कर दिया गया है, तो उसकी जड़ें नीचे लटकती रहती हैं पानी में, और उनका ऐसा गुण है कि उनकी जड़ें जो हैं वो इन पोल्यूटेंट को, हैवी मेटल को अट्रैक्ट करती हैं और ये ट्रैप कर लेती हैं, और बाद में इनको पौधों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ये सब बायो रिमेडिएशन का टाइप है। कई बार बैक्टीरिया या बाकी चीज़ों का भी यूज किया जाता है। तो बायो रिमेडिएशन में सभी प्रकार के जीव जंतु, हम प्लांट का सहारा लेते हैं गंदगी को साफ करने के लिए, पोल्यूटेंट को खत्म करने के लिए। उसमें भी कुछ टाइप है जिसको हम, जैसे फाइटो रिमेडिएशन है, यानी पेड़ पौधों की मदद से हम जब पोल्यूशन को हटाते हैं। फाइटो रिमेडिएशन यूटिलाइजेज सेवरल प्लांट्स टू स्टेबलाइज, रेमेडिएट, रिड्यूस और रिस्टोर कंटेनमेंट कंटेमिनेशन इन सेडिमेंट, सॉयल, वाटर एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम पौधों की मदद से, छोटे छोटे पौधों की मदद से अगर हम पोल्यूटेंट को दूर कर पाएं तो फाइटो रेमेडिएशन कहलाएगा। अगर बैक्टीरिया की मदद से कर पाए तो बैक्टीरियो रेमेडिएशन कहलाएगा। ठीक है ना, दैट्स इट। लेंटिक और लोट अल्फा अल्फा था। आ अल्फा अल्फा था। अच्छा और ओ, वाटर लेंटिल्स। हाँ, तो अब नाम नहीं याद रहता, बट ऐसे आया था, ऐसा है ना। तो मैं बूढ़ा हो गया, इतनी मेरी मेमोरी नहीं है, लेकिन कुल मिला के अगर तुम उसमें लिखो भी, जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट में लिखो भी कि किस तरीके से हम इनोवेटिव तरीके से पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं, तो उसमें डाल देने का कि फाइटो रिमेडिएशन इज ऑल्सो मे ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, ऐसा करके डाल सकते हो, है ना। अब पढ़ोगे ही आगे डिटेल में, अभी तो बेसिक बेसिक है। लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम सिंपल है यार। लेंटिक मतलब लेटा हुआ है, लोटिक मतलब लौट रहा है। तो लौट रहा है, लौटता कौन है, जो रनिंग है। रनिंग कौन है, नदी है, यही सब है। ये देखो, रनिंग वाटर, स्ट्रीम से, रिवर्स। लेटा कौन है, रुका हुआ है। रुका कौन है, काम वाटर है, पॉन्ड है, तालाब है, लेक्स। बस इतना ही अंतर है बाबा, खत्म। यूट्रोफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एल्गल ब्लूम भी होगा इसी के बाद। अब देखो, ये तुम्हारी खेती थी मान लो। अब खेती में आपने बहुत ज्यादा यूरिया भर भर के डाल दिया, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया। अब बारिश हुई, सारा तो प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे, और इसी को टैकल करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि नैनो यूरिया लेके आए, लिक्विड यूरिया लेके आए। क्यों? क्योंकि भाई जो फसलें हैं ना, जब भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो इनके जड़ें जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगी और वेस्ट नहीं होगा। फर्टिगेशन लेके आए कि भाई पानी के साथ में ही थोड़ा सा हमने खाद वगैरह डाला तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। टारगेटेड प्रेसिजन फार्मिंग करने के लिए, प्रेसिजन मेथड यूज करने के लिए। यहाँ पे कैसे हो रहा है ना, सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं और भर भर के किसान यूरिया डाल रहे हैं, सस्ता मिल रहा है। तो इसकी वजह से 30% तो एब्जॉर्ब किया, बाकी 70% वेस्ट हुआ। ये जो लिक्विड यूरिया है इसका लगभग एफिकेसी 90% तक है, 90% एब्जॉर्प्शन है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखो ड्रोन दीदी वगैरह से कुछ अगर काम बन पाया तो 30% ले लिया, 70% बेकार हो गया, और वो पानी में बह करके कहाँ गया, कहाँ गया बताओ, पानी में गया, पानी में गया, किसी भी वाटर इकोसिस्टम में गया मान लो। अब वहां पे पहले से एल्गी वगैरह थे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट थे। अब यार उनकी तो मौज हो जाएगी, मतलब उनको तो नाश्ता, खाना, डिनर, ब्रंच सब 100 टाइम मिलने लगेगा। तो इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा ना तो फिर तो अ, आदमी मोटा हो ही जाएगा, है ना। तो ये बूम कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। जलकुंभी आपने देखा होगा ना, हैसिंथ, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि भाई सारा न्यूट्रिएंट खा जाएंगे। और जब खाएंगे तो उनको अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस सॉरी केमिकल प्रोसेसिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, भाई कई बार मरेंगे भी तो ये, है ना, ये मरेंगे भी तो एल्गी। और जब मरेंगे तो डिकम्पोजिशन भी उसका होता है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी होता है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बीओडी बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी बढ़ने का मतलब है, तो उसका मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है किसी वाटर इकोसिस्टम में,
क्योंकि भाई डिमांड तभी होता है जब मात्रा कम हो जाती है। मार्केट में आम 100 किलो है और 50 बचा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। तो बीओडी बढ़ने का मतलब है ऑक्सीजन कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्लांट है ना, ये जो एल्गी वगैरह हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इनके केमिकल जो क्या कहते हैं रिसाव है मरने के बाद में, डिकम्पोजिशन है, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, मछलियाँ मरने लगेंगी, जीव जंतु मरने लगेंगे। और ये लगभग लगभग, एक बार सवाल पूछा था कि कौन सी नदी बायोलॉजिकली डेड है, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, उसमें से यमुना या कोई तो भी कंफ्यूज करवा दिया था। तो ये बायोलॉजिकली डेड हो जाएगा पूरा एरिया। कोई तो भी रूस का एरिया है जहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पूरा बायोलॉजिकली डेड हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, वहाँ पे जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक। ये पूरा यहाँ पे लिखा भी होगा। डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजर यूजिंग अप इवन मोर ऑक्सीजन इन द वाटर। ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए थी, खत्म हो गया, ये हालत हो गई इसकी। बेकार लेख था, क्या था यार। अच्छा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये देखो, मतलब सिंपल है। सिंपल क्या, गांधी क्या कहते हैं कि धरती, एक धरती जरूरत तो सभी की पूरी कर सकती है लेकिन लालच किसी की नहीं, ठीक है। जरूरत तो सभी की पूरी कर सकती है लेकिन लालच किसी की नहीं। मतलब सिंपल है, 1 यूनिट मान लो ये आपके पास उपलब्ध रिसोर्स है धरती का। आप कितना आपको चाहिए, डिमांड कितना है आपका, 3 यूनिट। यानी कि जगह एक पैर रखने की है लेकिन आपने 3 पांव यहाँ पे रख दिए। फिर दबाव है ना, बहुत ज्यादा नेचर पे, बहुत ज्यादा दबाव। तो कहता भी है ना, पारिस्थितिक की जो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, वो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उस पर जो ह्यूमन डिमांड है या लोग जो डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी की जो डिमांड है, इन सभी को हम काउंट करते हैं कि भाई कितना रिसोर्स अवेलेबल है और कितनी डिमांड है, और फिर कहते हैं कि कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। और इसी को कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कि 1 यूनिट रिसोर्स है और हमारी डिमांड है 2 यूनिट, तो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, फुटप्रिंट का मतलब है आपके पदचिन्ह, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ज़्यादा लोग आ रहे हैं मतलब ज़्यादा दबाव है, कम लोग आ रहे हैं मतलब कम दबाव, दैट्स इट। इसी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ये देखो ना, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा फुटप्रिंट पड़ेगा, कम लोग आएंगे कम फुटप्रिंट पड़ेगा, ठीक है। इसी के आधार पे एक अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। अब अर्थ ओवरशूट डे अक्सर क्या हो रहा है, कोरोना काल में थोड़ा सा डिले हो गया था, अदरवाइज हर साल क्या हो रहा है, पहले से जल्दी मनाया जाता है। क्यों, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लो ये एक्स साल था, एक्सवां साल था, जब इंसानों की जरूरत की पूर्ति के लिए नेचर के पास जितना रिसोर्स था वो सब 1 साल चलने वाला था। यानी 1 साल में, ऐसे इसको और थोड़ा सा जेनेरिक लैंग्वेज में बताऊं, लेमन लैंग्वेज में, तो ये इंसान है, ह्यूमन है, पूरी सिविलाइजेशन है धरती पे, इसकी जरूरत जितनी है वो मान लो 1 यूनिट है, 365 यूनिट है, चलो मान लो। और जो धरती है वो 1 साल में 365 यूनिट क्या करती है, रिक्रिएशन करती है रिसोर्सेज का। कि भाई 365 किलो जंगल तैयार हो जाते हैं, 365 किलो मिलेट तैयार हो जाता है। यानी कि जरूरत भी 365 यूनिट की है, और जो प्रोडक्शन है धरती के द्वारा, जो नए तरीके से नए सिरे से धरती उत्पन्न कर देती है, उत्पादन कर लेती है रिसोर्सेज का, वो भी 365 यूनिट। तो क्या है, 365 दिन, 365 यूनिट की जरूरत, तो 1 साल तक आपका खाना चलेगा, आप भूखे नहीं मरोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, ये रिसोर्स तो 365 यूनिट ही रहा, धरती 1 साल में 365 यूनिट ही उत्पादन कर पा रही थी, रिक्रिएट कर पा रही थी, तो रीजनरेट कर पा रही थी। लेकिन इंसानों की जो खपत है ना, वो 365 से बढ़ने लगा, 400 हो गया, 450 हो गया, 500 हो गया। तब क्या हुआ, आपके घर में जो अनाज है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले खत्म हो रहा था 31 दिसंबर को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चल रहा था। अब खत्म होने लगा नवंबर में, फिर खत्म होने लगा अगस्त में, फिर जुलाई में, ठीक है। अभी के आसपास, अभी जो है वो अर्थ ओवरशूट डे जो है वो कुछ जुलाई के आसपास चल रहा है क्या, देखो 29 जुलाई। 28। हाँ, घटता बढ़ता रहता होगा थोड़ा बहुत, घटेगा ही। तो अब कहने का मतलब है, ये जो 31 दिसंबर को खत्म होने वाला था, अब 29 जुलाई को ही खत्म हो गया। बात समझ रहे हो, यानी इंसान, ये जो टोकरी भर का रिसोर्स है, इसको जब 31 दिसंबर को खत्म करना था, लेकिन अब वो 29 जुलाई को ही खत्म कर ले रहा है। यानी कि अब बेचारा और ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, और धरती का नोच घसोट कर रहा है, और ज्यादा शोषण कर रहा है। तो अर्थ ओवरशूट डे बताता है कि नेचर 1 साल में जितना रीजनरेशन, जितना प्रोडक्शन कर पाएगी, उसकी तुलना में खपत कितना ज्यादा कर रहा है, और जो उपलब्ध रिसोर्स है वो कितनी जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो हर साल ये अर्थ ओवरशूट डे जल्दी हो जा रहा है, कोरोना छोड़ करके। कोरोना में इंसानों ने थोड़ी कम कंजम्पशन किया था, बाहर निकला ही नहीं था इंसान, इसकी वजह से थोड़ा सा नेचर ने खुद को ज्यादा रीजनरेट कर लिया था, ठीक।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब ये ओवरशूट वगैरह होने लगा, धरती की नोच घसोट चालू थी, तो कहा चलो कुछ तो कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन कैसे होगा? एक तो है भाई कि जिस घर में बीमार पड़ा है उसी घर में जाके इलाज कर दिया, और दूसरा है उसको हॉस्पिटल ले गए। तो जिस घर में वो है उसी में मिट्टी पानी दवा पानी कुछ तो भी इलाज कर दिया, उसको बोलते हैं उसी की जगह पे जाकर के इन सीटू, उसी जगह इलाज कर दिया जाके। और दूसरा है उसको बाहर लेके गए किसी मेदांता हॉस्पिटल में, वो हो गया एक्स सीटू। तो कंजर्वेशन में जो जहां है वहीं जाकर के कंजर्व कर दिया, वहीं जाके संरक्षण कर दिया, तो हो गया इन सीटू। नेशनल पार्क आपके घर चल के नहीं आएंगे, नेशनल पार्क को आप उठा करके ले जाकर के अपने लखनऊ में बनाओगे, ऐसा नहीं होगा। नेशनल पार्क जहां रहेंगे वहीं बन सकते हैं। क्यों? हिरन और शेर को आप कितना पकड़ के लाओगे, कितने पेड़ों को आप पकड़ के लाओगे, नहीं ला सकते। तो ऐसे ही नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू, यानी कि जो जहां है वहीं पे जाके उनका कंजर्वेशन किया, वहीं जाके उनकी देखभाल की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसे है, बायोस्फीयर रिजर्व भी ऐसे है, सेक्रेड ग्रोव भी ऐसे। अब कॉमन सेंस पे लगाओ, ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि भाई दे देगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, इनमें से कौन सा इन सीटू मेथड का, इन सीटू प्रकार का बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन है? कॉमन सेंस लगाओ। नेशनल पार्क इतना बड़ा होता है, कई हेक्टेयर्स में होता है, कई स्क्वायर किलोमीटर में हो जाता है कई बार। उसको उठा करके जबरदस्ती तुम दूसरी जगह ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे, वहीं जाकर के देखभाल करनी पड़ेगी, वहीं तो भी आपकी बाउंड्री तय करनी पड़ेगी। तो इन सीटू का मतलब स्थानीय है ना, स्वास्थानीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे जाकर के वहीं उसका कंजर्वेशन करना है। नेशनल पार्क बहुत बड़ा हो तो उसको आप पकड़ करके लखनऊ नहीं ला सकते, इसलिए वहीं पे इन सीटू कंजर्वेशन आपने कर दिया। ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने जानवरों को आप पकड़ लेके आओगे लखनऊ में, है ना? नवाब वजीदुल्ला साहब के प्राणी उद्यान में कितने लोगों को रखोगे? नहीं रख पाओगे। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। तो सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप तो ऐसे ही भाई कि नॉर्थ ईस्ट में ना सैकड़ों सेक्रेड ग्रुप हैं। अब सेक्रेड ग्रुप सैकड़ों कैसे हैं कि उनके पूर्वज पहले मर जाते थे तो वहीं दफना देते थे, वहाँ जंगल वंगल हो गया तो जाके वो पूजा वूजा करते रहते, तो जंगल भी है, पूजा भी करते हैं, तो बहुत पवित्र है उनके लिए, है ना? तो वहाँ पे परमिशन वर्मिशन नहीं है, सेक्रेड ग्रुप वगैरह में जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए वहाँ की लोकल काउंसिल की, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट जाना तो देखोगे ये सब, अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में ही है सब। एक्स-C2 मतलब पकड़ के लाए, कंजर्वेशन कर दिया, जैसे कि नाबी वैसे चीता लाए और किसी चिड़ियाघर में रख दिया, या व्हाइट टाइगर कहीं से लाए लखनऊ के चिड़ियाघर में रख दिया, तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल पार्क्स या चिड़ियाघर। या लखनऊ में वनस्पति उद्यान भी है, तो वो जो लोक सेवा आयोग की जो एक बिल्डिंग है लखनऊ में, वैसी के है सामने, वहीं पास में कहीं। तो मान लो एक पर्टिकुलर टाइप का वृक्ष लाए, मान लो रेड सैंडलवुड लाए, कुछ और लाए, तो उठा करके वहाँ पे लगा दिया और उसका कंजर्वेशन किया, फिर 2 किया, 4 किया, 100 किया, 1000 किया। जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, आपको पता होगा लद्दाख में हम सीड बैंक बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक्स-C2 टाइप का है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, हर कोई चाहता है कि वो बचा रहे, जिंदा बचा रहे, वृद्धि करता रहे लगातार। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में भी है कि संतति की चाह, बचे रहने की चाह और डोमिनेंस, ये 2 चीजें हैं जो होमोसेपियंस का नेचर में हर स्पीसीज चाहता है। लेकिन हमेशा से ऐसा तो था नहीं। एक समय था जब ये बेर रॉक था, चट्टान था सिर्फ पूरा, और तब तब क्या था? तो बेर रॉक था तो कुछ नहीं था, बस उसके ऊपर थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन हुआ भाई, किसी कीड़े मकोड़े ने, किसी जानवर ने आकर के यहाँ कुछ तो भी कर दिया, और फिर बारिश हुआ, फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर तो भी थोड़ा बहुत कटा छटा लाइकेन उगाया, ऐसे कैसे कुछ है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ये और इसका डिग्रेडेशन हुआ और टूटा फूटा, तो घास वगैरह आ गया, हर्ब्स आ गए, झाड़ियाँ आ गई, और फिर क्या हुआ? छोटे छोटे पेड़ आ गए, दरख्त आ गए, यही सब चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ? उल्का पिंड गिर गया, मेटेराइट गिर गया, या आग लग गई, या सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो, सब खत्म हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, बुलडोजर चला दिया किसी ने, कुछ तो भी कर दिया, और फिर वहां पे नए सिरे से विकास होगा। और नए सिरे से जो विकास होगा ना, वो ऐसा होगा कि फिर अमेजन के जंगल में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक से अगर बताऊं, प्राइमरी सक्सेशन एक होता है, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब बाप दादा ने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, और अचानक से आप बैंकरप्ट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आप में जीजी विसा जिंदा रहने की इच्छा बची थी, और फिर अचानक से फिर से आपने विकास शुरू किया, और फिर आप अंबानी हो गए अचानक से। जैसे कि इजराइल, यहूदियों ने विकास शुरू किया, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका प्रोसिक्यूशन किया, मार डाला, लेकिन यहूदी फिर से इकट्ठा हुए, इजराइल में गए, और आज देख लो पूरी दुनिया में छा गए फिर से। तो वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी अब बन गई है, अकेले मार रही सबको। तो व्हाट आई एम सेइंग, प्राइमरी सक्सेशन तब है जब बेयर रॉक था, नंगी चट्टान था, कुछ नहीं था वहां पे, जब कहीं पे कुछ नहीं था, वहीं था, मतलब प्राइमरी सक्सेशन हो रहा था। फिर कुछ हुआ ऐसा कि सब बर्बाद हो गया, फिर से शुरुआत हुआ सक्सेशन का, रिकॉलोनाइजेशन हुआ उस डिस्टर्बेंस के बाद में, वो हुआ सेकेंडरी सक्सेशन, और फिर आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यानी जो सबसे 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 ज्यादा प्रोडक्टिव है।
अंतर देख लो कि जब कुछ नहीं था जीवन में तो प्राइमरी सक्सेशन, कोई सॉइल नहीं था, मिट्टी बना, फिर धीरे 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 सब लाइकेन वगैरह बायोमास वगैरह शुरू हुआ। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब पहले जो था सब बर्बाद हो गया, फिर मिट्टी वगैरह पहले से थी और फिर अचानक से उसका बूम बूम हुआ, बायोमास ही जाहिर। ये सब पढ़ लेना यार, ये सब डाल दिया है, ऐसे मन करे तो कर लेना, बट ये क्वेश्चन है कुछ, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तुम लोग बोलोगे कि 20 मिनट बोल के तो रहेगा, तो माफ़ कर देना। नेशनल करंट अफेयर पार्ट 5।